आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संस्कृतिकरण की अवधारणा के बारे में। जैसा कि अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखते हैं या मेरे बारे में अगर देखा हो आपने, तो मेरा जो है ये तरीका रहता है कि मैं चीज़ों को समझाऊं, न कि उनको रटने की कोशिश करूं। तो अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप इस अवधारणा को बहुत अच्छी तरीके से केवल देख करके ही सारी चीज़ें समझ जाएंगे। आपको कुछ भी याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। संस्कृतिकरण की हम बात करें तो अगर हम देखें पूरे दुनिया में तो समाजशास्त्रियों में, तो भारतीय समाजशास्त्र में एकमात्र एक जो है भारतीय समाजशास्त्री है M.N. श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम है मंसूर नरसिंह राव श्रीनिवास। इन्होंने जो है जो अवधारणाएं दी संस्कृतिकरण की, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति की, तो बाकी जो है एकमात्र भारतीय समाजशास्त्री हम कह सकते हैं जिनकी अवधारणाएं पूरे विश्व स्तर पर जानी पहचानी जाती है। और अभी पिछले कुछ सालों पहले इनका निधन हो चुका था। दक्षिण भारत के एक महान समाजशास्त्री ये है। मूल रूप से अगर हम बात करें संस्कृतिकरण के बारे में, तो ये संस्कृतिकरण की अवधारणा भारतीय समाज को समझने की, भारतीय समाज को जो है उसके बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो है हम कह सकते हैं। यहाँ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज जो है हजारों सालों से चला रहा परंपरावादी समाज है। मगर आप समाजशास्त्र विद्यार्थी तो जानते हैं कि परिवर्तन निश्चित रूप से आता है, मगर परिवर्तन किस रूप में आता है, कैसे आता है, उसके बारे में जो है इन्होंने बताया भारतीय समाज में। और जैसा कि आप जानते हैं भारतीय समाज मूल रूप से जाति आधारित समाज रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देना चाहूँ कि यहाँ ये पूरा वीडियो एकेडमिक वीडियो है। यहाँ इसका राजनीतिक या किसी और तरीके से जो है व्याख्या, अपना दिमाग जो है उसी रूप में समझने की कोशिश करें, बिना बात अलग दिशा में जाने की जो है कोशिश ना करें। जैसा कि मैंने अभी बताया भारतीय समाज जाति आधारित समाज है, रहा है। हम बात करें ये एक और चीज़ जरूर ये है कि हमारा संविधान कानून जो है जातिगत चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, या हमारे राजनीतिक दल है वो भी ये दावा करता है कि हम जातिवादी नहीं है, मगर वो व्यवहार में क्या चीज़ होती है वो आप और हम सब जानते हैं। फिलहाल हम उसकी बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ ये बात करेंगे कि भारतीय जो समाज है, और एक और चीज़, भारत में कम से कम 3000 से अधिक जातियाँ पाई जाती है। और बेसिक जो इसका सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो एक पिरामिड की तरह है। मैं आपको पहले एक पिरामिड क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं विश्व की पिरामिड या त्रिभुज हम कह सकते हैं, ये इस तरह का रहता है। ये जो है इसके अंदर बीच में और हजारों तरह की जातियां आती है। अब श्रीनिवास ने कैसे समझाया इस चीज को, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि अगर आप जानते हैं भारतीय जाति सिस्टम के बारे में, तो इसमें जो आधार है वो बहुत व्यापक है। ये जो नीचे वाला है, और जिनको हम शूद्र या निम्न जातियां कहते हैं, वो इसके अंतर्गत जो है शामिल आती है, इनको हम मानते हैं। इसके शीर्ष की अगर हम बात करें, भारतीय जाति व्यवस्था की शीर्ष के ऊपर जो है ब्राह्मणों को माना गया है। अब बीच में जो है हजारों जातियां हैं। अब यहीं से शुरुआत होगी संस्कृतिकरण की। अब कौन सी जाति किससे ऊपर है, कौन सी नीचे है, ये एक विवाद का विषय रहता है। और जैसे कि आप लोग अगर जानते हैं, व्यवहार में आप देखते तो हर जाति ये दावा करती है कि हम ऊंचे, दूसरे वाले हमसे नीचे है, फला जाते। तो ये सिस्टम कहाँ से आया, दूसरा भारतीय समाज में किस तरह बदलाव है। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि जाति के बारे में अगर आपको जानना, तो आप अगर किताबें पढ़ेंगे तो किताबों के अंदर आपको अलग चीज़ें मिलेगी, व्यवहार में अलग चीज़ें। कारण ये है कि जितने समाजशास्त्री में, जैसे M.N. श्रीनिवास ने अध्ययन किया था, या जो है अगर हम बात करें दूसरे और समाजशास्त्री ने जो अध्ययन किया था, उन्होंने उस जमाने के जब G.S. घुरिये का, भारतीय की आप बात करें, G.S. घुरिये ने बहुत अच्छा स्टडी की थी। उन्होंने 1920 के दशक की बात करें, आज 2023 यानी 100 साल पहले की बात। तो 100 सालों के अंदर जाति व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया। हालांकि ऐसा नहीं कि जातियां सारा सिस्टम खत्म हो गया, मगर परिवर्तन आया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया कि जो जातियां पहले सामाजिक तौर से जो थी, उनका राजनीतिकरण हो गया। एक तरह से जातियां दबाव समूह के रूप में बनी। तो G.S. घुरिये की जो जाति की विशेषताएं हैं, वो अगर आप पढ़ोगे अभी, तो आपको जो है लगेगा कि यार ये चीज़ें तो आज है ही नहीं। और मेरा जाति के बारे में और अलग से विस्तार से जानना है, तो आप मेरा एक पूरा इसी चैनल के ऊपर एक मेरा जाति के ऊपर एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको समझ में आएगा जाति क्या है, जाति कैसे बनती है, जाति की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत हैं। फिलहाल हम जाति की उत्पत्ति के बारे में बात नहीं करें, हम ये मान के चल रहे हैं कि जातियां हैं और किस किस रूप में पाई जाती है। तो और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके जो है घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप लोग उनसे मिला करो, उनसे बातें करो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। जो है उनको
मैं हमेशा व्यवहार में रूप में कहता हूँ कि जो अपने घर के अंदर जो बुजुर्ग है वो जिंदा किताबों की तरह है। समाजशास्त्र में क्या है, हम समाज के बारे में पढ़ते हो, उन लोगों ने दुनिया देखी हुई है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आप अपने जो घर के अंदर कोई बुजुर्ग है 70-80 साल का, तो उनसे पूछना कि उनके ज़माने में, उनके बचपन में या उनके दादाजी के पिताजी के टाइम में जातियाँ किस तरह से व्यवहार करती थी, जातियों के सिस्टम कैसे थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि हर जाति का पहनावा, रीति रिवाज, परंपराएं सब अलग अलग थी। और जो है एक जाति वाले दूसरी जाति से किस तरह व्यवहार करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले थी। मगर धीरे धीरे बहुत सारी, जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, तो अब उनमें इतना नहीं रहा। दूसरा जो है आर्थिक रूप से बहुत परिवर्तन आए। पहले पेशेगत जो बंदिश थी वो खत्म हो गई, तो अब आर्थिक महत्व ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सारी चीज़ें अलग है। मगर यहाँ जो है मैं बता रहा हूँ संस्कृतिकरण के बारे में, तो पहली चीज़ एम.एन. श्रीनिवास ने इसकी अवधारणा दी। दूसरी बात कि एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के अंदर कुर्ग एक जनजाति होती, उन जनजातियों का उन्होंने अध्ययन किया, और इस कुर्ग जनजाति के अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि जो है वो जो जनजाति है उसके लोग बाग जो है अपने खुद के रीति रिवाजों परंपराओं को छोड़ करके ब्राह्मणों के या उच्च जातियों के रीति रिवाजों परंपराओं को अपना रहे हैं। तो उस अवधारणा को उन्होंने संस्कृतिकरण कहा। वापस मैं एक बार संक्षेप में बता रहा हूँ, एम.एन. श्रीनिवास की जो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा, और एक और चीज यहाँ पहले परिभाषा बताने से पहले एक बार बताऊंगा कि उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा का पहला नाम रखा ब्राह्मणीकरण। मगर बाद में उन्होंने ये पाया कि यार ये सारे ब्राह्मणों की नकल नहीं कर रहे, बल्कि कुछ और भी दूसरी जो उच्च जातियां हैं उसका उन्होंने नाम दिया प्रभु जाति, तो उसकी भी नकल कर रहे हैं, या द्विज जातियां, तो उसको जो है उन्होंने बाद में संस्कृतिकरण नाम दिया। परिभाषा की बात करें तो बहुत सीधी सी बात है कि जब कोई निम्न हिंदू जाति या निम्न जनजाति का जो कोई समूह है, वो अगर पूरा, एक व्यक्ति नहीं, पूरा समूह जो है अपने जो खुद के रीति रिवाजों, परंपराओं, कर्मकांडों को त्याग करके जो है उच्च जाति या आमतौर पर ब्राह्मणों का इनके रीति रिवाजों, परंपराओं की नकल करके खुद को उच्च जाति का होने का दावा प्रस्तुत करते हैं, वो चीज़ कहलाती है संस्कृतिकरण। बिल्कुल सीधी सी बात। अब मैं आपको इसको उदाहरण के रूप में समझाऊंगा। जैसे जो ये संस्कृति में प्रक्रिया मध्य जातियों में इसमें ज़्यादा पाई जाती है। सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊँ आपको। अगर आप लोग कहीं के भी, और मेरा वीडियो जैसा कि आप लोग मैं इसमें एनालिसिस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ उत्तर भारत के लोग ज़्यादा देखते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश। तो इन जातियों में, इन राज्यों के अंदर सारी जातियाँ हैं। आप लोग खुद की जो है कोई कोई जाति रही होगी, निश्चित रूप से है ही, तो आप लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में जानते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं बताऊँ आपको उदाहरण कि जो बहुत सारी जातियाँ ऐसी है जो खुद को क्षत्रिय होने का दावा करती है, तो खुद को क्षत्रिय होने का दावा करना वो भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। या जैसे कुर्ग जनजातियों ने क्या करा, इसने जो है इन्होंने मांस खाना और ये सारी चीज़ छोड़ी, शराब का इनका सेवन त्यागा, और जो है ब्राह्मणों की जनेऊ पहनना, ये सारी चीज़ें यही, तो वो जो प्रक्रिया है वो संस्कृतिकरण कहलाती है। यानी कि खुद को जो है दावा करना, और दावा कैसे कि भाई अगर हम कुछ बदल रहे हैं और बदलने के बाद उन्होंने, और ये दावा कोई एक ऐसा भी नहीं है कि आपने आज जो है ये चीज़ें करी और कल को आपको दूसरे स्वीकार कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि कम से कम भी लगातार 2 या 3 पीढ़ियों तक वो दावा करते हैं, उसके बाद जाकर के समाज में उस चीज़ को थोड़ी बहुत मान्यता मिलती है, उस आधार पर चलता है। अब आज जैसे देखिए, जिनको हम ओबीसी जाति कहते हैं, मध्यम जाति कहते हैं, उनमें से हर एक जाति का कोई कोई आप कार्यक्रम अखबारों में उसमें देखते होंगे, वो खुद को या तो क्षत्रिय से जोड़ते हैं या खुद को ब्राह्मणों से जोड़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक कर रखा है कि कोई जो ये महाभारत या कोई वेद पुराण है, उनमें से कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि या कोई भगवान से उन्होंने अपना अस्तित्व जोड़ रखा है कि साहब हम फला फला देवता की संतानें हैं। और उसका अब उससे क्या होगा कि अगर उन्होंने अपने को खुद को देवता से या किसी महापुरुष से जोड़ दिया, तो महापुरुष तो बहुत ऊंची चीज है, तो उनके साथ जोड़ा तो ऑटोमेटिक, अगर हम ये दावा करते हैं हम फला महापुरुष की संतान है, तो हम ऑटोमेटिकली जो है उच्च जाति के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपने रीति रिवाजों परंपराओं को बदला, तो ये जो सारी चीजें हैं वो चीज कहलाती है संस्कृतिकरण। तो जो है बिल्कुल सीधी सी बात है, संस्कृतिकरण में रीति रिवाजों परंपराओं को बदला खुद का, और नई चीजों को उन्होंने करा, और इस आधार पर खुद को दावा करते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज जो है इसमें श्रीनिवास ने बताई कि प्रभु जाति किसे कहते हैं। प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो जातियां होती है जो किसी पर्टिकुलर इलाके में जमीन पे अर्थव्यवस्था में इनका दबदबा रहता है, और
इसके अलावा उनकी संख्या बल ज़्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे महत्व ज़्यादा किसका, संख्या बल का है। और कई जातियाँ खुलेआम दावा भी करती है साहब हमारी जातियों की इतनी संख्या है तो जो है हमें लोकसभा विधानसभा में इतने टिकट दिए जाए, और खुलेआम पर। और अभी भी आप देखते हैं बिहार के अंदर, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने कह रखा कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, बहुत सारे राज्य वाले इस तरह की मांग कर रहे हैं। कारण क्या है कि वो जाति की राजनीति करके अपने को आगे उसमें प्रमोट करना चाहते हैं। वो खैर एक अलग विषय हो जाता है, हम राजनीति की बात नहीं करें, मगर हम फिलहाल ये बात करें प्रभु जाति का मतलब। तो प्रभु जाति का मतलब सीधी सी बात है, किसी इलाके में किसी राज्य के अंदर जो जाति जिसके पास सबसे ज़्यादा संख्या बल है, जिसके पास संख्या बल से काम नहीं चलता, यहाँ जमीन भी आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा अर्थव्यवस्था में आपका दबदबा होना चाहिए। अब जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है जाट है, गुजर है, ये मीणा है, ये प्रभु जातियों के अंतर्गत हम इसके अंदर शामिल करते हैं। इसी तरह यूपी की बात करें, बिहार की बात करें तो वहाँ यादव है या कुर्मी है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में विश्नोई भी है वो, तो इस तरह के, या साउथ की बात करें तो वहाँ मराठा हुए, रेड्डी हुए, ये लोग जो है प्रभु जातियों के अंतर्गत आते हैं। और ये खुद को जाति संस्करण में खुद को ऊंचा भी बताते हैं और उस आधार पर अपना एक दावा करते हैं, तो वो प्रभु जाति। और बाकी दूसरी जो जातियाँ होती वो उनके इलाकों में उन लोगों की नकल करने की कोशिश करती, तो वो डोमिनेंट कास्ट कहलाती है। तो संस्कृतिकरण का मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भारतीय जातिगत सिस्टम जो एक पिरामिड की तरह था, ऊपर ब्राह्मण माने जाते हैं, नीचे निम्न जातियाँ या शूद्र मानी जाती है। जो मध्यवर्ती जातियाँ होती वो अपनी परंपराओं को, रीति रिवाज को त्याग करके ब्राह्मणों का या उच्च जातियों का जो है नकल करने की कोशिश करती है, और उसके बाद ये दावा प्रस्तुत करती है कि हम तो फला फला महापुरुष की संतान है और हम निम्न जाति ने उच्च जाति, और इसके आधार पर वो एक दूसरे को निम्न साबित करने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। दूसरा, अब ये सवाल ये उठता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई कैसे या कैसे बनी, क्या ये पहले नहीं थी? तो अब मैं बताऊं आपको कि जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले तक हमारा जो समाज तो पूरा कठोर और परंपरावादी समाज था और परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम होती थी। मगर और एक जमाना ऐसा भी था कि अगर आपने पर्टिकुलर जाति के आधार पर आपका काम छोड़ा या वेशभूषा छोड़ी तो आपको सजा मिलती थी। मगर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो है क्योंकि उन्होंने जो है काफ़ी सिस्टम में चेंज किया, जैसे सेना के अंदर सारी जाति की उन्होंने भर्ती करी, इसके अलावा रेल चली, रेल के अंदर हर जाति का आदमी बैठता आपस में, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम हुई, शिक्षा का प्रसार हुआ। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये संविधान के द्वारा हमें सारी चीज़ों की छूट मिली। तो बाद में जो है जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे जो जातिगत समूह है अपना दावा ऊपर मजबूत करते गए। ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण की कहलाती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कोई फिर भी कुछ पूछना है, कोई समस्या, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं कभी भी। 9414317258 मेरा नंबर है, 9414317258। दूसरा, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। मेरा जो चैनल है ये पूरी तरह से मैं विद्यार्थियों के लिए है, इसकी जो आय होती है उनमें गरीब विद्यार्थियों के ऊपर जो है इसका खर्च करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक भी रुपया अपने पास नहीं रखता हूँ, इसलिए आप अगर आपको पसंद आए तो उसको और भी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जिससे अगर आप वो कॉमेडी वीडियो से संबंधित है, अगर आपको उसका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप वही देखें, मगर ये पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर आप कभी मूड अगर आपका ऑफ हो रहा हो, कुछ कॉमेडी आपको देखनी हो, तो आप मूड फ्रेश चैनल नाम का मेरा एक वीडियो है, आप अगर सर्च करेंगे मूड फ्रेश चैनल, उसके ऊपर वो मेरा वीडियो है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले और भी कोई समस्या है तो आप मुझे कभी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।